तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये खास बैठक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। बंशीधर भगत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सुभाष गौड़ जुड़ गए संवाददाता फोन लाइन पर अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। सुभाष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है बीजेपी इस कोर कमेटी की बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक आज आहूत की गई है भाजपा संगठन द्वारा। और लगातार देखा जा रहा था कि जो संगठन की बैठक थी वो लंबे समय से नहीं हुई थी। हालांकि जब से बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बने हैं तब से ये उनकी दूसरी कोर कमेटी की बैठक है। इससे पहले एक कोर कमेटी की बैठक और आहूत की गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोरोना काल चला और लगातार देखा गया कि चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, सभी कोरोना ग्रस्त हुए और उन्होंने अस्पताल में अपना इलाज कराया। जिसके बाद अब दोबारा से एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक आज जो सीएम आवास है उस तरफ कराई गई है। यानी कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि लगातार देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव नजदीक और ऐसे में संगठन किस तरीके से काम करेगा और क्या कुछ नई रणनीति संगठन द्वारा बनाई जाती है, इस पर भी आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही लगातार देखा जा रहा है कि अपने ही सरकार के खिलाफ कई विधायक जो है वो नाराज दिख रहे थे और लगातार वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर कुछ बयानबाजी अपनी सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आए। जैसे पूरन सिंह फर्त्याल थे जो कि विधानसभा सदन के दौरान जिन्होंने अपनी सरकार पर ही सदन के अंदर सवाल खड़े कर दिए थे। तो कहा जा सकता है कि इन पर भी आज कोर कमेटी में चर्चा की जा सकती है कि आखिरकार जिस तरीके से विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं, सरकार से नाराज चल रहे हैं, आखिरकार उनकी वजह क्या है, उनसे जवाब मांगे जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक है जो कि आहूत हो चुकी है और लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और बैठक अभी तक जारी चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष, आप बने रहिए सुभाष मेरे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, उसके पास मैं आपके पास लौटूंगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दरअसल 50,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 503 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून से सबसे अधिक 142 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 99, टिहरी में 72, नैनीताल में 71, उत्तरकाशी में 34, ऊधम सिंह नगर में 32, पौड़ी में 16, बागेश्वर में 13 कोरोना के मरीज मिले। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 648 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,000 पहुंच गई है। उधर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है, यानी कि एक्टिव केस इतने लगातार बने हुए हैं। तो ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं सुभाष गौड़ हमारे साथ बने हुए संवाददाता। सुभाष, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर? संख्या एक बार फिर से बढ़ी 24 घंटे में। सुभाष, सुन पा रहे मुझे? सुभाष आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं। जी सुभाष, क्या कुछ ताजा अपडेट है कोरोना को लेकर 24 घंटे के दौरान की स्थिति की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये देखा जा रहा था कि स्थितियां पहले की तुलना में उत्तराखंड में और बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दावे थे कि कोरोना मुक्त प्रदेश को बनाया जाएगा और जल्द प्रदेश में जो कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं उनको ठीक कर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहाँ कोरोना मुक्त से किया जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि लगातार जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, शुरुआती दौर में जरूर बेहद कम मरीज प्रदेश में पाए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये बदल गई कि रोजाना 1000 मरीज पूरे प्रदेश में पाए जाने लगे और स्थिति ऐसी कि 1000 के ऊपर भी जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो अस्पताल व्यवस्था है, यानी कि कहा जा सकता है जिन अस्पतालों में कोविड के टेस्ट कराए जा रहे हैं सर या बेड की व्यवस्था, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि होम आइसोलेशन के लिए भी सरकार ने कई नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन बावजूद उसके जो सीरियस मरीज हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में अब बेड की कमी भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सुभाष, यानी कि ये माना जाए कि प्रशासनिक तौर पर स्वास्थ्य महकमे की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन संख्या में बढ़ोतरी जो है वो नहीं रुक रही है। लेकिन सुभाष, अगर रिकवरी की हम बात करें तो रिकवरी रेट क्या कुछ कहता है? क्या पिछले कुछ दिनों में सुधार रिकवरी रेट में देखने को मिला? जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले रिकवरी की स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल, प्रदेश में शुरुआती दौर में ज़रूर रिकवरी रेट बेहद कम होने लगा था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि रिकवरी रेट बेहद अच्छा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इस समय जो मरीज़ प्रदेश में पाए जा रहे हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनका कहना है कि इस समय जो मरीज़ पाए जा रहे हैं वो बेहद सीरियस मरीज़ नहीं है, केवल वायरल होने के चलते उन लोगों को भर्ती कराया जा रहा है और कहीं न कहीं कोरोना की पुष्टि ज़रूर उनमें हुई है, लेकिन जल्द वो रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहद बेहतर है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरकार इसको लेकर आम जनमानस को ज़रूर जागरूक करती है कि इस समय सबसे ज़रूरी है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कहीं न कहीं जब ज़रूरत ना हो तो बाज़ारों की तरफ ना जाएं। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और ये देखा जाता है कि लगभग जो पहाड़ी ज़िले हैं उनमें भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पहाड़ों में जो जो साग सब्जियां जो चीज़ें वो खाते हैं उसमें बेहद प्रोटीन होता है, पहाड़ी विटामिन होते हैं, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों तक इस तरीके की बीमारी का ना जाना लाजमी था। लेकिन जिस तरीके से लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ा और रिकवरी रेट पहले की तुलना में भी बेहतर नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो आपने देखा सुभाष हमारे साथ संवाददाता जुड़े, उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से कोरोना की स्थिति और हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं और कैसे सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। उधर पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अब जिले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार मुआयना करते हुए नजर आएंगे। ग्रामीण इलाकों की दशा सुधारने के लिए अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में जाकर जिले के हर गांव का सर्वे कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके तहत साल 2021 से 22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्लानिंग के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में होने जा रही ये सर्वे 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो इस साल के दिसंबर तक चलेगा। इस पूरे दौर में सर्वे कर अधिकारी गांव की समस्या के अनुरूप ही गांव के विकास को परख योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही गांव में आजीविका का सृजन कर ग्रामीणों को आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, बागवानी और अन्य कार्यों को करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण भी देंगे। ये ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई थी और इसमें जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे जितने भी पीडीओज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और प्लानिंग ये है कि अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर प्रारंभ होगा 21-22 के लिए, जो 2 अक्टूबर से हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना जो बननी है उसके संबंध में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ये बताया गया कि कन्वर्जेंस से काम करना है, सभी को साथ लेकर काम करना है और मिशन अंत्योदय में जो हमारे गैप हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे उनके अनुसार भी काम करना है और इस बार जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइवलीहुड जनरेशन में भी रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल हल्द्वानी के संघ कार्यालय में संघ के प्रचारकों से मिलने पहुंचे। शौर्य डोभाल उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव बोर्ड पर देखे जा रही हैं। हल्द्वानी के आरएसएस जिला कार्यालय में उनका आना साफ करता है कि वो चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। हालांकि शौर्य डोभाल ने चुनाव लड़ने की अटकलों से इनकार करते हुए कहा कि ना ही अभी चुनाव है और ना ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में सियासत तेज है। कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी और सीएम योगी की शह पर देश में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। दलितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। धस्माना ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन कर सोई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं।
अब बात करें देहरादून की, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। सचिवालय में अधिकारियों के साथ ही बैठक की। कोरोना डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी इस बैठक से जुड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बस अड्डे से संगम स्थल तक जुलूस निकाला। प्रदेश की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगम स्थल पर तीर्थ पुरोहित पिछले 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की आजीविका खत्म करने पर तुली हुई है। कांग्रेस कार्यकाल में कुंभ मेला क्षेत्र घोषित देवप्रयाग में सरकार ने कुंभ को देखते हुए अभी तक कोई बजट नहीं दिया है। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकदारी महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा कि सरकार तीर्थ पुरोहितों को चार धामों से हटाने का षड्यंत्र कर रही है। मसूरी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया। विधानसभा अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक जुलूस निकला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में बेटी सुरक्षित नहीं है। हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस की निर्भया के साथ दरिंदगी को लेकर वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। इसको लेकर कोटद्वार में भी वाल्मीकि समाज ने स्थानीय झंडा चौक से तहसील तक रैली निकालकर हाथरस की निर्भया के दरिंदों के लिए फांसी की मांग की। काशीपुर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर एसडीएम को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर संगठन के लोगों ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। बता दें कि अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा पर निर्दोष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उस समय की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार की ओर से आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए गए। उन्हीं आंदोलनकारियों की याद में देवसेना की ओर से शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम भी किया गया। देवसेना की ओर से उन आंदोलनकारियों को जो शहीद हुए हैं उनको नमन किया गया। बात काशीपुर की, किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने समर्थन दिया। उधर किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एसडीएम को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा, सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। हरिद्वार के सती घाट पर करीब 5000 लावारिस अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया गया। हर वर्ष देवोत्थान सेवा समिति देश भर में श्मशान घाट से लावारिस अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं। उन्हें विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित कराते हैं। आज भी समिति के सदस्य करीब 5000 लावारिस अस्थियों को लेकर हरिद्वार के सती घाट पर पहुंचे, जहां 100 लीटर दूध की धारा के साथ वैदिक रीति रिवाज से सभी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। मसूरी में भारी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाया। मसूरी के ज्यादातर होटल और पार्किंग बुक हो गए हैं। काफी दिनों से मायूस पड़े व्यवसायी और बेरोजगारों के चेहरे खिल उठे हैं। भारी पर्यटकों को देखते हुए पुलिस फोर्स की भारी कमी देखी गई। उधर मसूरी में तैनात पुलिस अधिकारियों को भीड़ और जाम से निपटने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पर्यटकों से गुलजार हो रही है मसूरी इस वक्त, और तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर रौनक पर्यटकों की देखी जा सकती है। भारी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। आसपास जो व्यापार करने वाले लोग हैं, होटल्स हैं, उन सभी में खुशी का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस फोर्स की कमी वहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि संख्या लोगों की ज्यादा है। तो संख्या इतनी ज्यादा पर्यटकों की है कि पहले से ही होटल्स बुक हो गए हैं, और इस संख्या को कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की कमी महसूस हो रही है।
पार्किंग और होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, मसूरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मसूरी में पर्यटकों की भारी संख्या साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। इंतजाम प्रशासनिक तौर पर किए गए हैं, लेकिन संख्या ज्यादा होने के चलते पुलिस फोर्स की कमी भी यहां पर है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। अभिनेता आमिर खान और सलमान खान की इस फिल्म के शीर्षक से कौन सा शब्द गायब है? अपना अपना। ऑप्शंस हैं ए नसीब, बी आंगन, सी तजरीचा या डी अंदाज। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी। आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी। आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। आत्मनिर्भर होते भारत के विकास की धुरी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी भी होगा।